जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है। साथियों हम लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, परीक्षा के देखते हुए हम लोग प्रश्नोत्तरी की देख रहे हैं। और जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों के बीच प्रोवाइड की जा रही है बहुत अच्छा है। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, धरतीपुत्र फाउंडेशन नाम से आप लोग सर्च करेंगे, टेलीग्राम है उस पर प्रश्नोत्तरी, साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी की PDF भी पड़ी हुई है। नहीं कुछ जांचना है तो प्रश्नोत्तरी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का आप सदस्य हिस्सा बन सकते हैं। साथियों हम लोग देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है साथियों, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं और आगे बढ़ते रहें। दिल जीतेंगे हम अपने काम से। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा निःशुल्क पहुंचाया जाए, कि जो गरीब मजदूर हैं, किसान के बेटे हैं, उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया है, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे पैसे के अभाव में। तो साथियों हम देर ना करते हुए अपने प्रश्नोत्तरी पर देखते हैं। देखिए दिया है मात्रा के आधार पर। साथियों क्या दिया है? मात्रा। मात्रा देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए है, एक है, दो है, तीन है या चार है। देखिए अगर हिंदी में स्वरों की पूछे हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8 होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो 9 होते हैं। साथियों जब हम लोग व्याकरण की क्लास देखेंगे तो उसमें विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे और सरल सहज भाषा में आप लोग समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो देखिए यहाँ हम लोग जो टॉपिक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक है, दो है, तीन या चार। आप लोगों की दृष्टि में क्या उत्तर सही है बताइए। हाँ, जिनका विकल्प सी है वो सही उत्तर है। देखिए मात्रा के आधार पर होता है स्वर, मुख विवर के आधार पर होता है स्वर। और देखिए मात्रा के आधार पर कौन तीन होते हैं, अगर आप लोग पूछ ले परीक्षा में कौन तीन होते हैं तो बताइए। हरस, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? हरस, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ठीक। देखिए हरस स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। अब देखिए हिंदी मात्रा कितनी होती हैं तो 10 होती हैं। जो आ है, हरस आ, इसके छोटका आ नहीं, हरस आ। अगर व्याकरण की दृष्टि देखें तो इसे हरस आ कहते हैं। इसकी मात्रा साथियों नहीं होती है, इसलिए 10 मात्राएं होती हैं। जब हम लोग व्याकरण देखेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करें। देखिए प्लुप्त, हरस, दीर्घ तीन ही होते हैं आप लोगों को। आगे हम लोग अगर बढ़ लें, आगे देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, व्याकरण की प्रश्नोत्तरी देखिए बहुत अच्छी है आप लोगों की, और परीक्षाओं में आप लोग बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों एक कहावत भी, सफर में आदमी अकेला ही होता है, सफल होने के बाद हम सफर मिलते हैं। सफर में आदमी अकेला ही होता है, सफल होने के बाद हम सफर मिलते हैं। आप लोग संघर्ष में हैं, इसे कहा जाता है ट्राई ट्राई अगेन यू विल गेट सक्सेस। आप लोग प्रयास करते रहे निरंतर, कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। साथियों हम लोग देख रहे हैं मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है। साथियों देखिए मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, सौसेनी अपभ्रंश है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहाँ मैथिली, कहाँ, पहले आप लोग जानिए मैथिली कहाँ बोली जाती है। बिहार में है साथियों, ये बिहार में बोली जाती है, बिहार में। अब किस अपभ्रंश के अंतर्गत ये आएगी बताइए आप लोग। जी हाँ, मागधी जिन्होंने उत्तर दिया है। शांति बनाए रखें तभी प्रश्नोत्तरी का आनंद मिलेगा, ठीक। मागधी अपभ्रंश होगा, मागधी अपभ्रंश। मागधी में कौन सी आती है? बिहारी है, बिहारी, उड़िया, असमिया, ये सब आती हैं बिहारी की हिंदी के अंतर्गत। अर्धमागधी अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। क्या? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं बताइए। ABC मैंने बताया था, फार्मूला है आप लोगों का, ABC क्या हो जाएंगे? हाँ, अरे अवधी, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अवधी, बघेली। सी से क्या हो जाएगा बताइए?
ठी से छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी। ठीक। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर आप जानते हैं परागु आता है, परागु, ये फार्मूला है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक। आगे हम लोग बढ़े। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग प्रश्नोत्तरी का लाभ भी मिले अच्छे से। आगे हम लोग देखते हैं। ये तो निःशुल्क है ना आप लोगों के लिए, बस एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है आप लोगों को। सुदामा पांडे, जी हाँ साथियों, सुदामा पांडे, धूमिल को उनकी किस कृत के लिए 1979 में देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या प्रदान किया गया? ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। आगे क्या है? संसद से सड़क तक होना चाहिए, संसद से सड़क तक। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। कल सुनना मुझे। हाँ, बताइए क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या होगा? साहित्य अकादमी की बात कर रहा है तो कल सुनना मुझे, इस पर साहित्य अकादमी इनको मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत। ठीक। सुदामा प्रसाद पांडे, इनका पूरा नाम, इनका जो जन्म है बनारस में हुआ था, बनारस। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का है, हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। संसद से सड़क के जो रचनाएं जिनकी हैं सुदामा प्रसाद पांडे जी की हैं साथियों। कल सुनना मुझे, ये मरणोपरांत पाने वाले साहित्य अकादमी पहले कवि हैं। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की अगर स्थापना पूछ ले, साहित्य अकादमी की स्थापना कब है बताइए? हाँ, जिन्होंने 1954 बताया है, सही उत्तर दे रहे हैं, 1954 है। अब प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला अगर लोग पूछ ले, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक। देखिए एक प्रश्न में कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, अगर ही मैंने मुझे देना होता और बढ़ा देता, लेकिन देखिए मैंने समेट दिया, इसमें कितने क्वेश्चन बने। हरिशंकर परसाई साहित्य अकादमी का स्थापना, माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा पुरस्कार मिला, मरणोपरांत किसे मिला? आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास, सफलता एक दिन निश्चित आप लोगों को मिलेगी। कठिन परिश्रम और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है साथियों। आप लोग किसी की सोच, किसी की ड्रीम भी है, देखिए तोड़ना नहीं है आप लोगों के। आगे हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए इनमें से कौन सूर का पर्यायवाची, देखिए सूर का पर्यायवाची, इसे सॉल्व करना आप लोग परीक्षा में। देखिए है नहीं जो शब्द है, यही लोग गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यही गलत कर देते हैं। नहीं, इनमें से कौन सूर का पर्यायवाची नहीं है? हंस है, आदित्य है, गवाक्ष है या भास्कर है? बताइए सूर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? सही होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, तो सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, गवाक्ष। हाँ हाँ, जिन्होंने गवाक्ष दिया है साथियों वो सही है। दिन दिवाकर भानु भास्कर भी इनका है। दिन दिवाकर भानु भास्कर क्या है? ये सूर्य के पर्यायवाची है ना। हाँ सही है, जो आपका उत्तर है ये सही है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच चुके हैं। देखिए अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा हम लोग पूछ लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहल्ला है, द्वारिका है, त्रिदोष है या संस्कृतायन है? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने विकल्प डी दिया है, क्या राहुल? संस्कृतायन। ये गलत है। ये संस्कृतायन या मतलब इस तरह लिखा जाता है, संस्कृतायन। इनका पूरा नाम क्या था? केदारनाथ पांडे भी इनका बचपन का नाम है ना, केदारनाथ
पांडे, इनकी जो कहानी कनैला की कथा है बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रकांड विद्वान थे। कौन थे? प्रकांड विद्वान थे। एक दो नहीं 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक, इन्हें क्या घुमक्कड़ तराई में भी स्थान रखा जाता। यात्रा साहित्य की इन्हें जनक भी कहा जाता है। किनके? यात्रा साहित्य का जनक। यात्रा साहित्य का आरंभ इन्हीं से होता है। साहित्य का आरंभ है। ठीक, आगे हम लोग अगर बढ़ लें अगली क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, आगे देखते हैं। देखिए, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? कृपा है, क्षोभ है, दया है या दुख है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं ना। 6 का उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने क्या दिया है कमेंट है क्या? ए, हाँ बहुत सही। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं बताइए। क्षोभ कहते हैं साथियों, क्षोभ। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षोभ। आप लोग कमेंट अच्छा है, क्षोभ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 4। जिन्होंने उत्तर 4 दिया है वही सही है। विशेषण क्या होता है? क्रिया, जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। व्याकरण की बहुत दमदार कोई प्रश्नोत्तरी है साथी आप लोगों के लिए। अभय, देखिए अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ये दे देता आप लोग परीक्षा में। अभय और उभय, हवा या अग्नि है, पढ़ना या पढ़ाना है, दोनों या निर्भय है, निर्भय या दोनों है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। देखिए, अभय माने क्या होता है? अभय यही है ना, अभय है और उभय है। उभय माने दोनों होता है। कहाँ आप लोग ध्यान दिए हैं? अभय माने निर्भय। इसका क्या है? यही आपका सही उत्तर है। जो यही आपका सही उत्तर है। ध्यान कहाँ दिए हैं आप लोग? आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, तत्सम शब्द का चयन करें। शीश है, जीर्ण है, केकड़ा है, खंडहर है। बताइए, तत्सम शब्द का चयन करना आप लोगों को। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, केकड़ा। केकड़ा सही है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं साथी? ये बताइए। तत्सम, देखिए ये तत् धन सम, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं बिना परिवर्तन के, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने 4 भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, उसका उत्तर सही जो है केकड़ा है, सही है। आगे हम लोग लड़ लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे। तद्भव आ गया। देखिए, तद्भव शब्द का चयन करें। ओष्ठ है, क्षीर है, अचरज है, अमृत है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तद्भव शब्द का चयन करना है, बताइए क्या हो जाएगा? जो अचरज, तद्भव शब्द का चयन जो अचरज है, यही उत्तर आप लोगों का सही है। बाकी जो 3 है, अमृत, ओष्ठ और क्षीर और अमृत, ये तीनों है, ये क्या है? तत्सम है, तत्सम है।
अब तद्भव किसे कहते हैं आप लोग जान देख लीजिए, तत् धन भाव, ठीक, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए लेकिन परिवर्तन रूप में उनका परिवर्तन होगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए सही उत्तर हो गया आप लोगों का अचरज हो जा। आगे हम लोग बढ़ लेते, बाकी बहुत अच्छी पंक्ति है। देखिए, हिमाद्र तुंग सुंग से, हिमाद्र तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। बताइए किसकी पंक्ति है? पहले बताइए पंक्ति किसकी है? इसमें रस पूछ रहा है, पहले आप रस बताइए, रस कौन सा? करुण रस है, रौद्र रस है, वीर या अद्भुत रस है? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरे भाई, वीर रस होगा। वीर का स्थायी रस क्या? उत्साह है। और ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। कौन सी रचना से है? कामायनी है। कहाँ ध्यान लगाए हैं? कामायनी। कामायनी का समय कब है? संवत 1992 है इसका जो समय रचना काल। इसमें सर्ग कितने हैं? कामायनी में लिए 15 सर्ग है, ठीक। पात्र कौन इनके? मनु है। पात्रों की हम लोग बात करें, मनु है, श्रद्धा है, ये क्या है? पात्र इसके हैं कामायनी की। बहुत अच्छी है कामायनी। जैसे इसकी सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस, आनंद, ये जो 15 सर्ग हैं इनके कामायनी के। और कौन सा छंद है? अगर छंद की बात करें तो टांटक छंद है। कामायनी में कौन सा छंद है? टांटक छंद। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें दे दिए मैंने। बस आप लोग धैर्य से पढ़िए, आगे बढ़िए, प्रश्नोत्तरी का और लाभ ले, शांति बनाए रखें। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न में से, यहां निम्न है, निम्न में से अंतस्थ है, ये पकड़ना, व्यंजन है, या है, सा है, या सा, इसको देखिए क्या कहते हैं? इसे तालव्य सा कहते हैं। क्या? तालव्य। इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं। काकल्य। लीजिए बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि? अंतस्थ है या रा ला वा है ना, तो सही उत्तर तो यही होगा। अंतस्थ में कौन कौन सा आते हैं? या, रा, ला और वा, जो ध्वनियां अंदर से निकलती है। जैसे देखिए, या, रा, ला, ये अंतस्थ है, ठीक। अगर व्याकरण की दृष्टि देखा जाए तो इसको तालव्य सा, और जो एक सा ए है इसको दंत सा कहते हैं। क्या? दंत। व्याकरण की दृष्टि इसका क्या नाम है? दंत कहते हैं, ठीक। आनंद आ रहा ना प्रश्नोत्तरी का आप लोगों को? देखिए आगे हम लोग अगर आगे बढ़े, आगे क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या दिया है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? हरियाणवी है, हिंदी है, कौरवी है या भारतीय है? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? क्या होगा बताइए, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है? आप लोग क्या कमेंट आ रहा है? कौरवी, हाँ, कौरवी सही उत्तर है। इसे परिनिष्ठित भी कहते हैं, परिनिष्ठित, मानक भी कहते, मानक भाषा। अब देखिए कौरवी नाम दिया किसने? अगर पूछ ले आप लोग, कौरवी नाम किसने दिया? अरे राहुल सांस्कृत्यायन जी हो जाएंगे, इन्होंने ही खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था, राहुल सांस्कृत्यायन जी। इनका क्या नाम है? केदारनाथ पांडे भी आप लोग कह सकते हैं, इनके बचपन का नाम है ना, तो सही है कौरवी, कौरवी हो जाएगा साथियों। हरिवाणवी, हरिवाणवी में बोली जाती है, इसे जाटू भी कहते हैं, हरिवाणी को जाटू, ठीक। एक प्रश्न देखिए कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। आप लोग एक तुलना ना करें कि 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, उसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन समाहित हो रहे हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन एक प्रश्न में मिल रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए
उन्मूलन का विलोम, व्याकरण इसमें है ही, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्मूलन का विलोम है, रोपण है, विश्लेषण है, संश्लेषण है या अवमूलन है। उन्मूलन का इसका क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, अरे विलोम पूछा भाई, विश्लेषण नहीं, रोपण होगा। हाँ, क्या होगा, रोपण, रोपण इसका सही उत्तर है। संश्लेषण का क्या होगा, विश्लेषण होगा। मूल्यन के अवमूल्यन के मूल्यन होगा, क्या मूल्यन होगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा का पर्यायवाची पूछा है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। समीरण है, प्रकंपन है, हाटक है या वात। तो क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या कमेंट आ रहा है। हवा का पर्यायवाची बताइए। हाँ, 28 का सी जिन्होंने दिया सही है। हाटक तब किसका है पर्यायवाची, अरे घोड़ा का है, घोड़ा का है, तुरंग है। हाटक, घोड़ा, तुरंग, ये घोड़ा का पर्यायवाची है। अब वात है, वात। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। यहाँ अभ्युदय है, अभिधन उदय है, अभिधन उदय है, अभिधन उदय है, अभ्युधन उदय है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में। अरे बी नहीं, जिन्होंने सी दिया है, देखिए भाई अभिधन उदय है, सी है उत्तर। इसमें संधि कौन सी होगी, अगर पूछ ले संधि कौन सी है तो यण संधि है। कौन है, यण संधि। सूत्र है ना, इको एणाची, इको एणाची चा, यण संधि का सूत्र है इको एणाची चा। इसी सूत्र के अनुसार इसमें यण संधि है, यही सही उत्तर आप लोगों का है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील राम महीप का, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है। रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या वक्रोक्ति है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। इसका सही उत्तर क्या, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है। देखिए उपमा है, उपमा की पहचान है, जहां उपमा अलंकार की पहचान क्या है, उपमा। उपमा अलंकार सही उत्तर है। अलंकार की पहचान देखिए, याद करना है आप लोगों को, जहां सा, सी, सम, तुल्य, ये शब्द लगभग मिल जाए। देखिए सा है ना, सा यहां देखिए मिला है। ठीक, उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है, जहां जानू, जानो, मनु, मानो, मनहू, यू, खालू शब्द मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। ठीक, और उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, मलोपमा, पूर्णोपमा, मलोपमा, 3 इसके और भेद होते हैं। तो उपमा अलंकार के हो गए। हाँ ठीक, काम स्वरूप उपमा अलंकार, जहां सा सी सम तुल्य शब्द आ जाए तो उपमा। और उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व या अंग होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धारम, और यही सब 4 तत्व होते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए किस विद्वान ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया। देखिए बहुत अच्छा है। रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है बताइए। आप लोग क्या कमेंट आ रहा है।
हाँ, जिन्होंने मिश्र नहीं होंगे, मिश्र बंधु नहीं होंगे भैया, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ये सही। रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है, क्या दिया, भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, इन्हें अलग दिया है। श्रृंगार काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल दिया, वो अलग दिया है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं, अधिसूचना परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिपत्र। ये क्या कहते हैं? परिपत्र। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार, ठीक, कौन कौन से हैं? एक औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र है। एक अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र। ठीक, औपचारिक जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होते हैं, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं। और जो ये है रिश्तेदारों, मतलब सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता के पीछे जो सगे संबंधियों में से, सगे संबंधियों में प्रयोग होते हैं, जो रिलेशन में, जैसे पिता को लिखना है पुत्र को, या पुत्र को या पति को पत्नी को लिखना है, सगे संबंधियों में। औपचारिक जो है सरकारी कार्यालयों में पत्र होते हैं। देखिए, पत्र के दो प्रकार हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी? आप लोग क्या कमेंट आ रहा है, कन्नौजी बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? कन्नौजी किस हिंदी के अंतर्गत आएगी? हाँ, जिन्होंने बी दिया है, पश्चिमी हिंदी, ये सही उत्तर है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन? अर्धमागधी आएगी, अर्धमागधी। अब इसके अंतर्गत तीन आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक। राजस्थानी आप लोग जानते हैं, मारवाड़ी जैसे है, मालवाड़ी है, मालवी है, ये चार इसमें आती हैं। पहाड़ी में खास है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, दिया अफसोस किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, फारसी है, या अरबी है, या देशज है? आप लोगों की दृष्टि में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या होगा? अफसोस फारसी है, अरबिक जैसे अदालत, देशज में जैसे लोटा आता है जिसके जन्म का पता नहीं लगता, अदालत में, ठीक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फारसी है। देखिए, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग पूछा है, सन है, सन है, सम है, या सम है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत में उपसर्ग जो पूछा है, बताइए क्या होगा आप लोग दृष्टि में? आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ए बताएं कि ए वाला बताएं। नहीं भैया, जो ए सम है, जिसमें हलंत लगा है, सम धन कृत, प्रत्यय के योग से बराबर संस्कृत बना है, संस्कृत, ठीक। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय होते हैं, आप लोग सोचेंगे सर प्रत्यय भी बता दीजिए। हाँ, प्रत्यय वो शब्दांश होते हुए या अंश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं ये भी आएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू में होते कितने? तो संस्कृत में कितने होते हैं? 22 उपसर्ग हैं। कितने हैं? 22 उपसर्ग।
सही उत्तर आप लोगों का ए हो गया। देखिए कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें। इसी बात पे एक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, एक लाइक कमेंट तो हो जाना ही चाहिए। देखिए आगे इतनी अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है आप लोगों की। दिया है सुमित्रा, देखिए दे दी है सुमित्रा में प्रत्यय पूछा है, इतरा प्रत्यय है, त्रा है, आ है या आ है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है? सुमित्रा जो दीर्घ आ है यही आप लोगों का सही उत्तर। देखिए यहां आ की मात्रा लगा है ना, सुमित्रा है, देखिए सुउपसर्ग हो गया, और उपसर्ग करें सुउपसर्ग हो गया ना। यहाँ आ छिपा है, दीर्घ आ है, सुमित धन आ प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय ओ शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए अंत में लगा है ना सुमित्रा में, यही है प्रत्यय आपको। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियाओं में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रयोग होते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय। जब हम लोग व्याकरण क्लास में लूंगा तो आप लोगों को इसका बहुत विस्तृत और अहम, जिनको मतलब व्याकरण आता ही ना हो सिर्फ क्लास मेरी देख लीजिए, बहुत सरल और सहज भाषा में आप लोग समझाने का प्रयास में करूंगा और समझ भी जाएंगे, तो तब उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए कर्म है, कर्ता है, वचन है या क्रिया है, आप लोगों की दृष्टि में क्या हो जाएगा बताइए? सर्वनाम वाले वाक्यों में क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? हाँ, जिन्होंने क्रिया दिया उत्तर सही है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का जो निर्धारण है इसके आधार पर क्रिया होता है। अब सर्वनाम में कारक कितने होते हैं आप लोग पूछ ले, सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? सर्वनाम में बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं चीज, कारक 7 होते हैं साथी। कितने? 7 कारक। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। लेकिन अगर किशोरी दास वाजपेयी अनुसार कितने हो जाएंगे? किशोरी दास व्याकरणाचार है, मान्य मत है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने? इन्होंने 6 ही कारक माना है हिंदी में। और संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में 6 होते हैं। कौन कौन नहीं होते? संबोधन और संबंध कारक इसमें नहीं गिना जाता, और संबंध कारक। देखिए कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भरमार है, सिर्फ आप लोग मना इस चीज से पढ़ते रहें। इना देखें 30 या 32 क्वेश्चन, देखिए कितना निकला, बहुत महत्वपूर्ण ये है। सर्वनाम में कारक 7 होते हैं, किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक माना है हिंदी में, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक, और जो मान्य मत है हिंदी में 8 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। जब व्याकरण की क्लास चलेगी तो उसमें आप लोगों को और गहन अध्ययन कराया जाएगा। कुल शब्द, देखिए यहाँ कुल है, शब्द का विशेषण होगा, क्या होगा? कुलीन है, कुलित है, कुलज है या कुलप है? इसका सही उत्तर क्या होगा कुल का? बताइए आप लोग क्या कमेंट आ रहा है, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है बताइए? अरे कुलीप नहीं होगा, जो क्या है आप लोगों का, जिन्होंने ए दिया कुलीन, कुल शब्द का विशेषण यही तो होगा, कुल से कुलीन। विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा बालक है, तो बालक की विशेषता क्या बता रहा है? ये विशेषण है आपका। नहीं भाई, यही विशेषण है आप लोगों का, यही विशेषण है। राम अच्छा बालक है, एक विशेषण है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए चौथाई विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है?
कर्मवाचक है, अवृत्तवाचक, पूर्णांक बोधक या अपूर्णांक बोधक? इसका क्या उत्तर होगा बताइए आप लोगों को। चौथाई पूछा है, आप लोग क्या कमेंट आ रहा है? हाँ, चौथाई अपूर्णांक बोधक है। पूर्णांक जैसे 50, पहला दूसरा क्रमवाचक होगा। ये विकारी शब्द हैं, अविकारी, सॉरी ये विकारी के अंतर्गत आएंगे। किसके? विकारी शब्द हैं। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या हो जाएंगे? ये विकारी आ जाएंगे। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी आ जाएंगे। जो बचे चार हैं वो क्या? विकारी शब्द कहते किसे हैं? जो परिवर्तन हो। हम लोग जो व्याकरण क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे बड़े अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग यहाँ होना चाहिए, स्वलिंग नहीं भाई, स्त्रीलिंग। मिस्टेक हो गई है थोड़ी, स्त्रीलिंग कर लीजिए, स्त्रीलिंग। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो एक वचन पुल्लिंग लिंग, बहुवचन पुल्लिंग, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयुक्त होती है? आप लोगों की दृष्टि में इसका क्या उत्तर होगा? एक वचन पुल्लिंग लिंग, जी हाँ साथियों, एक वचन पुल्लिंग लिंग में प्रयुक्त होगी, ये सही है। आप लोग आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, वृत्तमुखी वर्ण है, कौन है? वृत्तमुखी वर्ण कौन है? हरस आ है या दीर्घ आ, हरस ई या हरस उ? क्या होगा? बोलिए। वृत्तमुखी वर्ण क्या होगा? हरस उ हो जाएगा। हाँ, हरस उ हो जाएगा। ये क्या है? संवृत्त हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे, निम्न में से, यहाँ निम्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ए है, आ है, हरस आ है या दीर्घ उ है? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो विकल्प जिन्होंने ए दिया है, ए सही उत्तर आप लोगों का है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, सज्जन में समास कर्मधारय समास है। पूछा सज्जन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिन्होंने कर्मधारय दिया है सही उत्तर हो जाएगा। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समान, सामान्यता 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यता समास 6 प्रकार। अगर पद के आधार पर पूछ ले समास कितने प्रकार के होते हैं? पद के आधार पर 4 प्रकार के। अगर व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछ ले समास कितने प्रकार के होते हैं, तो भी 4 प्रकार के होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने समास? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आज समाप्त हुआ साथियों। अगर प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। और धरतीपुत्र चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर इस परिवार का सदस्य हिस्सा भी बन सकते हैं। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।